मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आज है। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। What an idea. Tomorrow he will touch great heights. Tomorrow the world will follow her footsteps. When your child learns the lessons of life at Torian World School, he learns to take that extra step to live his dreams and your dreams. Torian World School. 2 कदम आगे। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज सुनहरे भविष्य के शपथ। Rahul Rising. Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalay, Kankarbat and Horing Road Crossing, Patna. बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. Good morning, sir. क्या सोचा तुमने? अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, विजय ग्रो करेगा, अब विजय ग्रो करेगा। बढ़ाए शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक एल्टो फॉलोइंग। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. ढोल पे ढग्गा दिया सुनाई, पसे पकी बैसाखी आई। खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की वो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalay, Kankarbat and Horing Road Crossing, Patna. लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। मार्गरेट थैचर नहीं रही, वो आयरन लेडी यानी कि लौह महिला के नाम से विख्यात थी। मगर आयरन लेडी का ये संबोधन भारत में एक नहीं 2 तस्वीरें उभारता है। एक ऐसी भारतीय नेता की याद दिलाता है जिनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनको भी लौह महिला कहा जाने लगा था। पुरुष प्रधान राजनीति की दुनिया में जबरदस्त दबदबा बनाने वाली इन लौह महिलाओं की शख्सियतों में क्या कुछ समान था, ये जानने की कोशिश की पारुल अग्रवाल ने। 2 देश, 2 अलग शख्सियतें, दोनों ही के नाम एक जैसा इतिहास। मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी अपने अपने देशों की इन पहली महिला प्रधानमंत्रियों के तेवर मिलते जुलते थे। मिसेस गांधी बड़ी डिटरमेंट थी, मिसेस थैचर बहुत डिटरमेंट थी। वो कॉमन था, डिसाइसिव थी और एक दोनों के स्ट्रेंथ थी। मिसेस गांधी हमेशा हिंदुस्तान का सोचती थी और फिर कैसे हिंदुस्तान को दुनिया में फिट करना है। मिसेस थैचर का भी यही रवैया था। To destroy democracy. अपने सख्त और विवादास्पद फैसलों के लिए मशहूर हुई मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी की परिस्थितियां और विचारधाराएं अलग थीं। That he wanted the European Parliament. लेकिन संसद के भीतर जब बात फैसला लेने की हो तो दोनों महिलाओं का दबदबा लगभग एक जैसा था। No, no, no. वो दोनों औरतें खूब कंट्रोल करती थी अपनी कैबिनेट को, उनके खिलाफ कोई नहीं आवाज उठा सकता था। मिसेस गांधी भी वैसी ही थी और मिसेस थैचर भी वैसी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और सब उनसे डरते थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। थैचर ने ब्रिटेन की राजनीति और महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई। इंदिरा गांधी जमीनी बदलाव नहीं ला पाई हों, लेकिन उनके रहते महिलाओं में पहली बार खुलकर सामने आने की एक उम्मीद जगी। हालांकि इन दोनों शख्सियतों की राजनीतिक जमीन एक दूसरे से बेहद अलग थी। मार्गरेट थैचर हमेशा एक
डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर रही। इंदिरा गांधी के बारे में अगर देखो तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया, उन्होंने भारत की लोकशाही को बहुत नुकसान पहुंचाया, मेरी मान्यता है। मार्गरेट थैचर इंदिरा गांधी से प्रभावित थी और कई मौकों पर उन्होंने खुलकर इसका इजहार भी किया। ब्रिटेन की राजनीति और इस देश के इतिहास पर मार्गरेट थैचर की छाप हमेशा रहेगी, लेकिन उनके निधन के साथ भारत और ब्रिटेन के राजनीतिक संबंधों के एक युग का अंत हो गया है। जब इंदिरा गांधी और मार्गरेट थैचर जैसे नेताओं के आपसी संबंधों की छाप राजनीति पर प्रभाव कायम करने का दम रखती थी। पारुल अग्रवाल, BBC, लंदन। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, बर्फीले पहाड़ों पर स्कीइंग करते सैलानी, कहां का है ये नजारा, बताएंगे आपको, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। लेकिन पहले BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। सऊदी अरब में खुद पर हुए हमले के 9 साल बाद BBC संवाददाता फ्रैंक गार्डनर एक बार फिर वहां पहुंचे। सऊदी अरब यमन के साथ अपनी सीमा पर 1800 किलोमीटर लंबी बाड़ खड़ी कर रहा है। उसका कहना है कि इस सीमा से यमन के रास्ते उसके यहां ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग और अलकायदा चरमपंथियों की घुसपैठ होती है। यमन को अलकायदा के एक प्रमुख गुट का अड्डा माना जाता है। यमन में चरमपंथियों के बढ़ते प्रभाव से परेशान सऊदी अरब ने लाल सागर से सटी सीमा पर बाड़ लगानी शुरू कर दी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में BBC संवाददाता बेन राइट ने नागरिकता की मांग के लिए हो रहे रैली का जायजा लिया। पूरे अमेरिका में ऐसी रैलियां हो रही हैं जिनमें ऐसे अप्रवासी नागरिकता की मांग कर रहे हैं जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। अनुमान है कि अमेरिका में करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे अप्रवासी हैं। इनमें अधिकतर हिस्पैनिक समुदाय के लोग हैं। अमेरिकी संसद में जल्द ही इन अप्रवासियों के लिए एक विधेयक लाए जाने की संभावना है। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में 9 साल राज किया और फिर सत्ता से बाहर होने के बाद 4 साल देश से बाहर रहे। अब उन्होंने ऐसे समय फिर पाकिस्तान का रास्ता थामा है जब वहां सियासत एक चुनावी मोड़ पर खड़ी है। मुशर्रफ चुनाव लड़ रहे हैं, पर उनकी एक और लड़ाई अदालत में भी चल रही है। इस्लामाबाद में हमारी साथी इरम अब्बासी ने मुशर्रफ से खास बातचीत की और उनके सामने कानूनी चुनौतियों और उनकी राजनीति पर उसके असर पर सवाल किए। उस वक्त एक एनवायरनमेंट थी, उस एनवायरनमेंट में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस मैं चला रहा था, एक ट्रांजिशन प्रोसेस जिसमें सस्टेनेबल डेमोक्रेसी में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। उसमें कुछ एक्शंस लिए गए, वो सारी वो हिस्ट्री है और वो कोर्ट्स में पेश किए जाएंगे, जाहिर है। आपको लगता है कि पाकिस्तान की अदालतें आपको इंसाफ दे पाएंगी? उम्मीद तो अगर अदालत से इंसाफ नहीं मिले तो कहां से मिलेगी? आपको इतने बड़े लीगल चैलेंजेस का सामना है, तो इनमें आप इलेक्शन कैंपेन अपनी कैसे करेंगे? सही बात है, मतलब मल्टीपल फ्रंट्स हैं जिनको कॉम्बैट करना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन लड़ना तो सबका हक है। इस्लामाबाद और कराची के आपके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हुए, जबकि चित्राल के एक्सेप्ट हो गए हैं। तो अगर वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि PMLN और PTI उसको चैलेंज करेगी, तो फिर आप क्या करेंगे? चित्राल से लड़ेंगे, जो कुछ भी होता है वो तो लीगल इशू है। वहां पर आप खुद जाएंगे चित्राल में? जाऊंगा उधर, एक दफा तो जरूर जाऊंगा और उसके बाद उनसे कैंपेन जब चलेगा तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक आपके मीडिया भी इस्तेमाल हो सकता है, स्काइप पे आदमी बोल सकता है, टेलीफोन पे एड्रेस कर सकता है, तो ये सारी चीजें, लेकिन एक दफा तो जरूर जाऊंगा। आपने कराची में कहा कि आपको ह्यूमिलिएशन फील हुई जब आप वापस यहाँ पर आए, और तो क्या कोई पशेमानी है कि आप पाकिस्तान क्यों वापस लौटे? वो तो इनिशियल एक रिएक्शन था, लेकिन बाद में मैंने उसे रैशनलाइज किया कि वो जो एक मैं खुद ही कहता रहा हूं कि कानून के सामने हर शख्स बराबर है, तो वो क्या मेरे पे नहीं अप्लाई करता? सुप्रीम कोर्ट में मुतालबा किया गया है कि आपका नाम ECL में डाला जाए, तो अगर आप पाकिस्तान में ही बंद होकर रह गए तो ये आपको कबूल है? मैं तो यहाँ रहने के लिए आया हूँ, बाहर जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इधर रहने के लिए और इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए आया हूँ। आने वाले दिनों में पाकिस्तान से चुनावों की गहमागहमी की कुछ और खबरें भी हम दिखाएंगे। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए। तबला वादक तलवीन सिंह के साथ सुनिए।
NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta, Patna, Bihar. अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें। ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम ले, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalaya, Kankarbat and Horing Road Crossing, Patna. असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शांत। Ebel Events presents Education Expo 2013, 10th, 11th April, Radisson Blu, Ranchi, and 13th, 14th April, Taramandal, Patna. Come and meet the top educational institutions from all over India under one roof. Sponsored by Oriental Group, Bhopal, Jabalpur, Indore. For more information about the education fair, visit www.ebelevents.com. जोरावर सिंह हम तोहर पजामा के नागा खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में बस जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। आकाश में उड़ने की तमन्ना है, इरादा है कुछ बनने की, फिर सोचना क्या? आ जाइए ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, 10+2 बोर्डिंग स्कूल, एक्सपीरियंस टीचर्स, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम्स और सबसे खास हाइजेनिक मेस। एडमिशन गोइंग ऑन। जिन पार्टियों पर आपने कई बार विश्वास किया, आपके विश्वास को वो पार्टियां कई बार तोड़ी, उन्हें आप दोबारा वोट क्यों देंगे? पार्टी के नाम पर वोट देना छोड़े, स्वच्छ ईमानदार नए चेहरे को वोट दें, चाहे वह व्यक्ति नई पार्टी का क्यों नहीं हो। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। NSIT बीटा, पटना, बिहार। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। और अब बात उनकी जिनको अक्सर अनदेखा किया जाता है, झाड़ू, पोछा, बर्तन साफ करना। भारत का शायद ही कोई मध्यम वर्गीय घर हो जिसमें घरेलू नौकर नहीं होंगे। लेकिन क्या आपने कभी उनके हक के बारे में सोचा है? ना कोई छुट्टी, ना पेंशन। भारत में घरेलू नौकरों को तो श्रम कानून मजदूर तक नहीं मानता। ब्राजील में पिछले दिनों एक बड़ा बदलाव हुआ। वहां घरेलू नौकरों को दूसरे कामगारों जैसे हक दिलवाने वाला कानून बन गया। भारत में भी कुछ ऐसी ही मांग होती रही है। अपर्णा घार भारत के लाखों घरेलू नौकरों में से एक हैं। वे दिन में 12 घंटे काम करती हैं। अपर्णा मुंबई के 5 घरों में बर्तन मांजना और घर की सफाई जैसे काम करती हैं। हमें वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती, साथ ही हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलने में भी दिक्कत होती है। ये सब तो मालिकों पर निर्भर है। भारत का श्रम कानून किसी फैक्ट्री के कर्मचारी की तरह घरेलू नौकरों को मजदूर नहीं मानता, बावजूद इसके कि करीब हर शहरी मध्यम वर्गीय घर में ऐसे नौकर काम करते हैं। इसी वजह से उन्हें छुट्टियों जैसे आम से दिखने वाले अधिकार भी मुहैया नहीं हैं। ये महिलाएं मुंबई में घरेलू नौकर के साथ दुर्व्यवहार का विरोध कर रही हैं।
सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि घरेलू नौकरों की मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक शोषण कोई असाधारण बात नहीं है, लेकिन हाल ही में संसद ने कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण के विरुद्ध जो कानून पारित किया है, उसमें घरेलू नौकरों को भी शामिल किया गया है। साल 2008 में घरेलू नौकरों को ध्यान में रखकर एक कानून का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन उसे अब तक कानून की शक्ल नहीं दी जा सकी है। भारत में घरेलू नौकरों की कोई बड़ी यूनियन तक नहीं है और यही वजह है कि वह मजबूती से अपनी मांगे आगे नहीं रख पाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अनुसार साल 2010 में भारत में 1 करोड़ घरेलू नौकर थे। ये आंकड़ा 2005 से 2 गुना है और इनमें से 70% महिलाएं हैं। मैंने पिछले 1-2 सालों में देखा है कि इस मामले पर नीति निर्धारण के लिए प्रतिबद्धता बढ़ी है। ऐसी नीतियों का सिस्टम के भीतर से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ जानकार कहते हैं कि घरेलू नौकर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, क्योंकि वो जिन लोगों के घर संभालते हैं वही लोग नौकरियां कर देश के विकास में योगदान देते हैं। योगिता लिमय, BBC न्यूज, मुंबई। घरेलू नौकरों के हक की लड़ाई। और अब समय है क्लिक का। तकनीक की दुनिया में हो रही हलचलों की जानकारियों के साथ मुकेश शर्मा। एडिनबरा के हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी तकनीक ईजाद की है जिससे लेजर के इस्तेमाल से 3D आकार में बनी वस्तुओं को 1 किलोमीटर की दूरी से भी स्कैन किया जा सकता है। हालांकि ये तकनीक मानव शरीर को स्कैन करने में इतनी कामयाब साबित नहीं हुई है। फेसबुक पर अपने दोस्तों के अलावा दूसरे लोगों को मैसेज करना अब लोगों को महंगा पड़ सकता है। अमेरिका में ये नया सिस्टम अभी ट्रायल पर है, लेकिन ब्रिटेन में 30 लाख फेसबुक यूजर्स को मैसेज के लिए चार्ज किया जा चुका है। फेसबुक ने हालांकि अभी ये नहीं बताया है कि मैसेज के कितने पैसे कटेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि एक मैसेज का चार्ज $1 तक हो सकता है। ब्रिटेन के एक चर्च में होने वाली सभा में पहली बार पूजा अर्चना के लिए स्तुति किताबों की जगह टैबलेट लाई गई है। वाईफाई से जुड़ी हुई ये टैबलेट डर्बी के सेंट जॉन चर्च में इस्तेमाल की गई। ग्लोबल इंडिया में देखिए अगले सप्ताह मौत के मुंह से बची मलाला को तो ब्रिटेन में मिली नई जिंदगी, लेकिन क्या है हाल पाकिस्तान में उनके साथियों का और कैसे बन रहे हैं डिजिटल तकनीक से हॉलीवुड में हीरो हीरोइनों के चेहरे। कश्मीर को कुदरत की खूबसूरती का एक ऐसा नाम माना जाता है जिसे जन्नत तक कहकर बुलाया गया, पर इस जन्नत पर बीच बीच में काला साया भी पड़ता रहा। कभी बंदूक की गोलियों से खून खराबा हुआ तो कभी कोई अपराध, जैसे पिछले दिनों वहां एक ब्रिटिश पर्यटक की हत्या हुई। मगर इन सुर्खियों से परे पिछले दिनों कश्मीर का एक और चेहरा नजर आया। यूरोप के आल्प्स पर्वत और अमरीकी रॉकीज से दूर ये है भारतीय कश्मीर का हिमालय पर्वत। भारत पाक नियंत्रण रेखा से कुछ ही मीलों की दूरी पर बर्फ का ये दिलकश नजारा है गुलमर्ग का। 1990 के दशक में घाटी में तनाव के बाद भारतीय कश्मीर में पर्यटकों की तादाद में कमी देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 2009 में 6 लाख पर्यटकों ने भारतीय कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाया, जबकि 2012 में 13 लाख पर्यटकों ने कश्मीर का रुख किया। वी आर फ्रॉम बेंगलुरु, कर्नाटका इट इज। हम कर्नाटक के बेंगलुरु से यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। कश्मीर वाकई बहुत खूबसूरत है। हालांकि कश्मीर में कमाई का सबसे बड़ा जरिया खेती बाड़ी है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र से यहाँ कई लोगों की रोजी रोटी चलती है। सर्दियों में ज्यादातर सैलानी गुलमर्ग का ही रुख करते हैं, बल्कि गर्मियों में भी। स्थानीय लोगों की जिंदगियां पर्यटकों से आने वाले पैसे पर ही निर्भर है। हालांकि गुलमर्ग भारतीय ही नहीं बल्कि बाहरी सैलानियों के बीच भी बेहद लोकप्रिय है, लेकिन नियंत्रण रेखा से इसकी करीबी की वजह से कई देश अपने पर्यटकों को यहां न आने की सलाह देते हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच नियंत्रण रेखा पर हुआ तनाव और अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद घाटी में कर्फ्यू की वजह से भी पर्यटन क्षेत्र को थोड़ा धक्का लगा है। बहरहाल कश्मीरी पर्यटन को चलाने वाले लोग अप्रैल से लेकर जून के सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं और इन्हें उम्मीद है कि तनाव का माहौल फिर लौट कर न आए। शालू यादव, BBC न्यूज।
मशहूर संगीतकार तलवीन सिंह तबला और इलेक्ट्रॉनिक का शास्त्रीय संगीत के साथ संगम कर फ्यूजन म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। लंदन में भारतीय उपमहाद्वीप की कला और संस्कृति को प्रस्तुत कर रहे एल्केमी फेस्टिवल में तलवीन 3 क्लासिक हिंदी फिल्मों में लाइव संगीत देंगे। हमारे स्टूडियो में उन्होंने दिखाई इसकी एक झलक, तो आप भी सुनिए। हमारे परंपरा में जो चीज सदियों से पहले से बनी है उसको जारी रखना हमारा मकसद ही होता है। मेरा जो स्टाइल है म्यूजिक एज अ म्यूजिक कंपोजर, मतलब वो हिट ट्यून नहीं होते, लेकिन आप डूब जाएंगे हमारे संगीत में। कभी तो लगता कि हम समुद्र में तैरने की कोशिश कर रहे हैं, और यही थोड़ा सा इसकी झलक मेरे संगीत में होती है कि एक सर्च, एक खोज है कि क्या हो सकता है। इस साज से तो लंदन में भी हमने भारत को महसूस किया। फिलहाल लंदन स्थित बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से नेहा भटनागर को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अपने को इन दिनों बार बार लगता है कि भारत में 3 भारत बन गए हैं। इंडिया बनाम भारत, या शहरी बनाम देहाती भारत, या अमीर बनाम गरीब भारत जैसे 2 के बजाय 3 खांचे दिखते हैं। एक संपन्न भारत है, दूसरा विपन्न भारत है, और तीसरा जुगाली भारत है, यानी बातूनी और एनजीओ सिविल सोसाइटी छाप भारत है। इसमें राहुल गांधी, जयराम रमेश से लेकर अरविंद केजरीवाल, गोविंदाचारी, नक्सलवादी, मानवाधिकारी जैसे असंख्य लोग हैं जो अफलातूनी सपनों, जुमलों में जीते हैं और अफलातूनी बातें करते हैं। जैसे 100 करोड़ लोगों के सत्ता केंद्र बनाने की एक बात है। ये कलावती ग्रीस में भारत ढूंढते ढूंढते हुए बहुत बेड़ब सपने देखते हैं। इनकी देहात और गरीबी की हकीकत की समझ नहीं है। ये अपनी खामो ख्याली में रूमानी फार्मूले सोचते हैं। ये सबके सशक्तिकरण की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं, बिना ये समझे कि विपन्न और गरीब भारत बहुत बदल चुका है। इन्हें पता नहीं है कि गांव का पंच, सरपंच और प्रधान मनरेगा की कमाई से ताकत पा चुका है। सरकारी पैसे ने गांव में लूट व भ्रष्टाचार का गहरा तंत्र बना दिया है। सो जरूरत सख्त फैसलों और मेहनत में सिस्टम को ढालने की है, बदलने की है, मिजाज की है। लेकिन रूमानी ख्यालों में जीने वाला तीसरा भारत समावेशी विकास, सशक्तिकरण, विकेंद्रीकरण के रूमानी ख्यालों की जुगाली में खोया हुआ है।
यही आज चर्चा का विषय है। पर चर्चा से पहले सुर्खियां, राजकाज व गपशप है और शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की टीम का इंतजार लंबा होता जा रहा है। कांग्रेस की नई टीम बनाने की कसरत पिछले साल अक्टूबर से चल रही है। संगठन को चुनाव के लिए तैयार करने के मकसद से आधा दर्जन मंत्री सरकार से हटाए गए थे। उन्हें चुनावी तैयारियों में लगाना था, लेकिन अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, सुबोध कांत सहाय जैसे नेता बिना काम के हैं। एसएम कृष्णा तक को कर्नाटक के चुनाव में कोई काम नहीं मिला है। अब कहा जा रहा है कि टीम बन गई है, सिर्फ उसकी घोषणा होनी है। जानकार सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक चुनाव के बाद नई टीम घोषित होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेशों में भले राहुल गांधी ने नए लोगों को आगे किया है, लेकिन एआईसीसी में वे पुराने नेताओं से काम चलाएंगे। कांग्रेस सूत्रों का यह भी कहना है कि सोनिया गांधी की पुरानी टीम के नेताओं के साथ राहुल का तालमेल बेहतर हो गया है। हाल में मीडिया के लिए राहुल गांधी ने एक त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली टीम बनाई, जिसमें मनीष तिवारी, दीपेंद्र हुड्डा और संदीप दीक्षित जैसे नए लोग रखे गए, लेकिन उसकी कमान अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी और दिग्विजय सिंह के हाथ में रही। सूत्रों के मुताबिक किसी युवा नेता को महासचिव नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन हर महासचिव के साथ 1 या 2 युवा सचिव लगाए जाएंगे। कुछ युवा सचिवों को स्वतंत्र रूप से राज्यों का प्रभार भी दिया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ने का दांव चलने वाले हैं। इसकी टाइमिंग क्या होगी ये नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि दिल्ली में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस बारे में फैसला हो जाए, और ये भी हो सकता है कि फैसला थोड़े दिन टल जाए। जदयू का असली मकसद नरेंद्र मोदी के नाम का पूरा हल्ला मचाकर भाजपा को छोड़ने का है, इसलिए दबाव बनाए रखकर थोड़ा इंतजार भी किया जा सकता है। जदयू के एक नेता का कहना है कि कर्नाटक चुनाव और बिहार में महाराजगंज लोकसभा सीट के उपचुनाव के बाद ही भाजपा से अलग होने का फैसला होगा। महाराजगंज उपचुनाव से नीतीश भाजपा के साथ सबसे मजबूती से जुड़ा भूमिहार वोट तोड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पीके शाही को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। राजद के प्रभुराज सिंह से लड़ाई में अगर शाही जीतते हैं तो उसके बाद भूमिहार वोट जदयू से जुड़ने का मैसेज जाएगा। अभी एक बार फिर ललन सिंह के भी पुरानी सक्रियता के साथ जदयू से जुड़ने की चर्चा है। फिर नीतीश कुमार अति पिछड़ा, महादलित, मुस्लिम और भूमिहार वोट साथ लेकर सभी 40 सीटों पर लड़ेंगे। कागज पर ये समीकरण बहुत मजबूत दिख रहा है, लेकिन असली परीक्षा चुनाव के मैदान में होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संगठन में जो भी प्रयोग किए हैं, उनकी सफलता पर सवालिया निशान लग गया है। चुनाव से जुड़े उनकी तमाम आदर्शवादी बातों की कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने धज्जी उड़ा दी है। वे चाहते थे कि बाहरी लोगों को टिकट न मिले, तो कांग्रेस नेताओं ने कई बाहरी लोगों को टिकट दिलाई। उनकी मंशा नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट नहीं देने की थी, तो कई नेताओं ने अपने बच्चों, भाइयों, दामादों को टिकट दिला दिया। राहुल गांधी चाहते थे कि चुनाव से 3 महीने पहले टिकट की घोषणा हो जाए, तो 47 टिकटों की घोषणा अधिसूचना के बाद तक लटकी रही। इसी तरह संगठन में उन्होंने उत्तर प्रदेश को 8 जोन में बांटकर उसका विकेंद्रीकरण किया था, लेकिन यह प्रयोग ऐसे फेल हुआ कि जोन भंग करने की नौबत आ गई। मुख्य संगठन को देखकर महिला संगठन को भी जोन में बांटने का फैसला हुआ था, अब वो भी नहीं हो पाएगा। इसी तरह पंजाब में अध्यक्ष बनाने के साथ ही राहुल गांधी ने 3 उपाध्यक्ष बना दिए। कहा जा रहा है कि ये तीनों उपाध्यक्ष अपने को राहुल गांधी समझ रहे हैं, सो वहां जबरदस्त खींचतान मची है। इस प्रयोग का भी फेल होना तय माना जा रहा है। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है, इनसे तुरंत देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में कहा कि सजा पर अमल में देरी की वजह से फांसी की सजा को उम्र कैद में नहीं बदला जा सकता है। कार बम धमाके से दिल्ली में 9 लोगों की हत्या के दोषी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दिया है। भुल्लर के वकील ने दलील दी थी कि फांसी की सजा के खिलाफ उसकी दया याचिका 9 साल तक लंबित रही थी और इस वजह से अब सजा को उम्र कैद में बदल देना चाहिए, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने यह दलील ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को भी फांसी दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। उनकी भी दया याचिका 11 साल लंबित रही थी। राष्ट्रपति ने कई और दोषियों की दया याचिका खारिज की थी। इनके अमल पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन भुल्लर की याचिका खारिज होने के बाद अब सबको फांसी देने का रास्ता साफ हो गया है। जिंदा शहीद के नाम से मशहूर कांग्रेस पार्टी के नेता रहे मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर के फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं पर भड़ास निकाली है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भुल्लर को बचाने की कोशिश की थी और इसलिए कपिल सिब्बल भुल्लर की पैरवी के लिए अदालत में खड़े हुए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनको मिलने का समय नहीं दिया। गौरतलब है कि 1993 के जिस हमले के लिए भुल्लर को सजा हुई उसमें बिट्टा भी निशाने पर थे, लेकिन वे बाल बाल बच गए थे। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने सिख विरोधी दंगे में फंसे अपने पार्टी के नेता जगदीश टाइटलर का बचाव करते हुए कहा कि उनके ऊपर लगे आरोप उतने गंभीर नहीं हैं जितने गंभीर आरोप नरेंद्र मोदी पर लगे हैं।
हालांकि मोइली ने कहा कि वे किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं और कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दंगा पीड़ितों के साथ है। भाजपा के अध्यक्ष पद से हटने के बाद नेफ्ट में चले गए नितिन गडकरी ने यह कहकर विवाद खड़ा किया है कि यूपीए की एक सहयोगी पार्टी के बड़े नेता चाहते थे कि वे केंद्र की सरकार गिराने में उनकी मदद करें। गडकरी ने नागपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि देश के एक बड़े नेता ने उनसे संपर्क किया था और उनसे केंद्र की सरकार गिराने में मदद मांगी थी। हालांकि गडकरी ने इससे मना कर दिया था और कहा था कि यह उनके ऊपर है कि वे